जिस आदमी की बंदूक है बशारत उसका बड़ा बेटा है। तेरी मोहब्बत कब से इतनी अंधी हो गई कि ममता पर एतमाद भी नहीं रहा? माँ जी, मैंने उसे बहुत मोहलत दी थी। माँ वारी जाए, माँ सदके जाए, मुझे अंदाजा नहीं था ये मोहलत माँ के लिए भी थी। मैं समझी थी शायद तुम माँ पर गए हो, लेकिन नहीं, तुम सब एक दूसरे पर गए हो। इतने तहम्मुल का सबूत जरूर दो जितने तहम्मुल से तुम तस्वीर बनाते हो। मुझे बशारत की बातों से गुल के लिए नफरत और हकारत की बू आती है। इसीलिए तो कहती हूँ सब्र कर, तहम्मुल से रह। देखो बेटा, गुल जहां भी है महफूज है। तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हो, एक दूसरे पे बंदूक तान सकते हो, लेकिन मैं वो बदनसीब सवार हूं जिसके पांव दोनों बेड़ियों में हैं, जिसे अपने दोनों बच्चे अजीज हैं। ला, ये बंदूक मुझे दे और तू जाके अपना व्रत संभाल। तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। तुम वहां जाकर बैठ ही गए हो बुज़दिलों की तरह। सर मैं तो आपके हुक्म पर ही यहाँ आया था। मैंने जाने का हुक्म दिया था, वहां छावनी डालने का नहीं। सर मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन क्या? ओ ये लेकिन क्या होता है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अवान साहब सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि बाबर के दुश्मन तो मेरे इंतजार में मोर्चा लगा के बैठे होंगे जी। अब मैंने स्ट्रेटजी बदल दी है। अब तुम्हें दिखाकर उन्हें मोर्चों से बाहर निकालूंगा, और वो वकार का बंदोबस्त भी करना है। जल्दी पहुंचो। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ जी, कल शाम तक। That's why I like you. कर दिया, हालांकि आप जल्दी आने का प्रॉमिस किया था। क्या करूं लीजा, कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या हो गया। आपका तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है। अभी तक तुम सोई नहीं? नींद से तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। ठंडा प्लीज सो जाओ। प्लीज फॉर गॉड्स सेक सो जाओ।
गुड। अब ये चाबी और पिस्तौल मुझे दे दो और वहां आराम से बैठ जाओ। बड़े लंबे सफर से आए हो, थक गए हो गए, अच्छी जगह बैठ गए, अच्छा किया। कौन हो तुम? ताल्लुक तो बहुत पुराना है, तारुफ भी करा देते हैं। तुम मुझे मज़दक मलक समझ लो ना? हाँ, हिलना नहीं, हिलना नहीं, इसी सोफे पे बैठे रहो। अगर इधर से हिलोगे ना तो इस सोफे के नीचे बम फिट है, तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। हाँ, तुम मुझे बाबर को लगने वाली गोली समझ लो। तुम मुझे जोसेफ की मौत समझ लो। अगर ये सब याद आ गया हो तो मैं तुझे 35 साल पहले अपने गांव सैद वाला ले जाता हूं। तुम फिर आगे इधर आखिरी मर्तबा आया। मैंने कहा था ना कि अगली मर्तबा माल तुम खुद पहुंचाओ। और तुम्हारा माल और मैं? भाई कभी कभी खामोशी से बात सुनना बेहतर होता है। सैद वाला है ना तुम्हारा गांव, एक बड़े जंगल के करीब। भाई वहां तो मकामी खो जाते हैं। तुम्हारा बेटा हसन सरन, तुम्हारी बेटी गुड्डो और वो तुम्हारी बीवी आई। उस जंगल में तीनों इकट्ठे एक कब्र में जिंदा दफन हैं और उनके पास सिर्फ 6 घंटे की ऑक्सीजन है। अब तुम्हारे पास माल जाने देने, निशानी मालूम करने और उन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5.5 घंटे हैं। भाई दफन तो वो हो ही चुके हैं, अब तुम सोच लो। तुझे पता है, तेरी बात मान के तो मैं अपने खानदान को बचा सका। कोर्ट मार्शल करके मुझे
तपिश में आज भी अपने सीने में महसूस करता हूं। पता नहीं अब मेरे दिल में रहम नामी कोई चीज बची भी है या नहीं। मेरे खानदान ने, मेरे बीवी बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तेरा? और रास्ता तो तुझे मैंने देने से इनकार किया था। देख देख मेरे इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं। मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, अगर तूने सही सही जवाब दिए तो शायद मैं अपने खानदान का खून तुझे माफ कर सकूं। तेरे हर सच्चे जवाब में मैं अपने पिस्तौल से एक गोली निकाल दूंगा। यूं तेरी मौत एक गोली दूर होती जाएगी। बता, मज़दक मलक को किसने कत्ल करवाया? मैंने मेरे खानदान को जमीन में जिंदा दफन किसने करवाया? मैंने। सारम पे हमला किसने करवाया? नहीं, मैंने। वो विकी वकारवान। तेरी शक्ल देख के और तेरा नाम सोच के मैं हैरान हो जाता हूं कि तेरे माँ बाप ने तेरा नाम चंगेज कैसे रखा। तू मुझको बस एक पालतू लगता है। अपने मालिक का नाम बता। अख्तरवान। वकारवान? अख्तरवान का बेटा। छठा और आखिरी सवाल, अख्तरवान का पूरा कच्चा चट्टा बता। यकीन जानो विशाल, मैं कातिल नहीं हूं। मैं तो आला कत्ल हूं। मैं तो अख्तरवान का कारिंदा हूं। मैं तो समझता था कि तू सिर्फ एक बुज़दिल और सफ़ाक आदमी है, लेकिन तू तो कमीना और खुदगर्ज़ भी है। तुझसे अच्छा तो वो पेशावर कातिल था, इसने जान दे दी लेकिन अपनी जुबान पर तेरा नाम नहीं आने दिया। और तू जिसने अख्तरवान के साथ सारी जिंदगी गुजारी है, तो अब उसके साथ मौत भी गुजार। ना हिलना नहीं। हिलेगा तो चीथड़े उड़ जाएंगे तेरे। याद रखना,
सोफे से हिलना नहीं है। उठोगे तो कीचड़े उड़ जाएंगे। सब्र से इधर ही बैठे रहना। बेसब्रा।